Okay, students, now we will discuss about the application of three-phase faults to the transmission network or the power system network, and then how the equal area criteria behaves at that time, or what is at that time going with the power angle curve, and how the area of acceleration and deceleration change while we applying the application of fault or application of three-phase fault to the system. So first of all, in the first case, we will consider the fault at infinite bus. So here we have a single line diagram of a two bus power system, in which this is bus number 1 and here we have bus number 2, and the fault is at the sending end of the bus or the sending end of the transmission line of one of the transmission line. So if the fault is at sending end of the transmission line, it is almost at the infinite bus. And if there is a three-phase fault, because currently we are discussing about three-phase fault, which are the most severe fault in the power system, in this case there will be the high value of current that will be passed during the fault time. So due to this high value of the fault, the voltage will become 0 because it is a three-phase fault. So at the instant of fault, the current will be extremely high, however the voltage will be 0. So as the voltage will be 0 at this time, so the equation for electrical output P is equal to EV over sine delta over X. In this equation, V will equal to 0, sending end voltage, V1, V2 for the case of power transfer. So in this case, V1 will be 0. As V1 will be 0, it times V2 sine of delta divided by X. So electrical output will be equal to 0. So whenever there will be fault on the bus or on the sending end of a transmission line, the electrical output at the instant of fault will be equal to 0. So we will use this understanding for deriving the value of delta C in this scenario. तो हम ये assumption क्या इस चीज़ को हम देखेंगे कि कैसे जो फॉल्ट है वो आपका अकर होता है जब थ्री फेज फॉल्ट, और उस वक्त आपका करंट जो है मैक्सिमम हो जाता है और वोल्टेज 0 हो जाता है ऑलमोस्ट, और उसके होने की वजह से आपका जो आउटपुट पावर 0 होता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है जब आप सॉल्व करते हैं इस सिनेरियो को क्या कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा सी की वैल्यू. एंड आई विल टेल यू व्हाट इज डेल्टा सी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. तो नाउ अब जब हम ये देखा कि हमारे ऊपर फॉल्ट आया, हमारे सिस्टम पे फॉल्ट आया और फॉल्ट के दौरान आपकी जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर 0 हुई, तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन में क्या चेंज आया, जरा अगर हम पावर कर्व के ऊपर आते देखें, अगर फॉल्ट आपका आ गया है बस पे और आपका जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर है वो क्या हो गई है इस वक्त 0, तो उसके होने से क्या हुआ कि आपकी देखें जैसे ही फॉल्ट आया या आपकी डिस्टर्बेंस आई, आपकी मैकेनिकल इनपुट हो गई है ज़्यादा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपकी क्या हो गई है कम, यानी कि 0 हो गई. अगर इलेक्ट्रिकल आउटपुट 0 है तो दैट विल बी मूव वेयर, वो कहाँ पे जाएगी इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपकी, इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर जो है वो आपकी सारी की सारी किसके हो जाएगी अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस. और इस पॉइंट तक बजाय इसके कि जैसे कि पहले हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया में कहते थे कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर है वो मैकेनिकल इनपुट पावर के बढ़ने से यहाँ पे बढ़ती हुई यहाँ तक पहुँची, बल्कि इस सिनेरियो में आपकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर, क्योंकि आपका फॉल्ट आया, थ्री फेज फॉल्ट है, तो यहाँ पे ट्रेवल करने की बजाय जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर है वो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल करेगी. कब तक, जब तक आपका जो रोटर है वो एक्सेलरेशन गेन करेगा. और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर, जब आपका जो एक्सेलरेशन है, रोटर का जो एक्सेलरेशन गेन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. और जैसे ही एक्सेलरेशन गेन रुकेगा उस वक्त आपका जो सडनली आपकी जो मैकेनिकल पावर है वो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी. एट दिस पॉइंट उसके बाद क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर है, जब आपका रोटर डिसेलरेट होना स्टार्ट होगा तो आपकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर फिर दोबारा ज़्यादा हो जाएगी और जो आपकी मैकेनिकल इनपुट पावर है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी. वो कब, जब आपका फॉल्ट क्लियर हुआ. जैसे ही फॉल्ट क्लियर हुआ, देखिएगा जब आपका फॉल्ट था
उस वक्त आपकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर क्या थी, 0। जब इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर हुई 0, यहाँ तक गई, और कुछ इंच टाइम के बाद, कुछ एंगल के बाद, कुछ टाइम के बाद जब वो रोटर एंगल आपका चेंज हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, आपका फॉल्ट क्लियर हो गया। जैसे ही फॉल्ट क्लियर हुआ तो आपका ये V की वैल्यू वहाँ पे आ गई फॉल्ट क्लियर होने से। जैसे ही V की वैल्यू आई तो PE की वैल्यू आ गई। PE की वैल्यू जैसे ही आई तो पता चला कि वो PE की वैल्यू आइदर दैट इज इक्वल टू PM, या वो किसके इक्वल, या वो ज़्यादा है PE या PM से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अब आपके रोटर ने क्या होना है, डिसलरेट होना है, बिकॉज द फॉल्ट हैज़ बीन क्लियर। अब जब आपका रोटर डिसलरेट होगा तो आपका एरिया ऑफ डिसलरेशन ये डिफाइन हो जाएगा, और एरिया ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो आपका ये डिफाइन हो जाएगा। सो एरिया ऑफ डिसलरेशन इज नाउ दिस वन एंड एरिया ऑफ एक्सेलरेशन इज दिस वन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आई एम रिपीटिंग इट अगेन फॉर यू पीपल। देखें हमारा क्या हुआ, हमारे पास एक 3 फेज फॉल्ट अकर हुआ। यहाँ पे 3 फेज फॉल्ट को बस पे अकर था। बस पे अकर होने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि इनफाइनाइट बस है, आपके पास वोल्टेज जो है 3 फेज फॉल्ट था, करंट मैक्सिमम करंट ड्रॉ हुआ, उसकी वजह से आपका आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया। इस इक्वेशन की वजह से क्या हुआ, आपकी जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्या हुई, वो 0 हुई। इलेक्ट्रिकल आउटपुट होने की वजह 0 होने से क्या हुआ कि आपकी ये जो पावर एंगल कर्व है, इस पे इलेक्ट्रिकल आउटपुट यहाँ पे जाने की बजाय बल्कि यहाँ से ड्रॉप होकर यहाँ पे आ गई, और वो ऑल द वे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ट्रेवल करना स्टार्ट हो गई। बिकॉज नाउ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एस पी इज 0, हाउएवर द डेल्टा इज इंक्रीजिंग एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द मैकेनिकल इनपुट एज कम्पेयर टू द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल आउटपुट। सो कुछ टाइम के बाद आपका जो फॉल्ट है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। जैसे ही फॉल्ट क्लियर हुआ तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है सडनली वो दोबारा इंक्रीज करके किसके इक्वल हो गई, मैकेनिकल इनपुट के पास हो गई। जैसे ही वो मैकेनिकल इनपुट के पास हुई, लेकिन उस वक्त आपका जो एक्सेलरेशन था, यानी कि आपका जो रोटर था वो एक्सेलरेटेड मोड में था। अब क्या है कि अगर उसने और वो क्या है, अब उससे क्या होना है, इसके बाद आपकी जो, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोड में था तो अब वो डिसलरेट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, और आपकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू कि आपकी मैकेनिकल इनपुट। अब यहाँ पे हो तो वो डिसलरेट ही रहा है, जैसे कि हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया में पहले बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हो वो डिसलरेट रहा है, लेकिन फिर भी आपकी जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इनपुट से, क्योंकि अभी भी जो आपकी स्पीड है वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा है, विच इज़ यूजुअली नोन एज सुपर सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पे पहुँचकर उसकी जो स्पीड है दोबारा सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो गई। तो ये आपका चल रहा होता है कब, जब आपका 3 फेज फॉल्ट अकर होता है सिस्टम के ऊपर, तो आपकी जो पावर एंगल कर्व है वो ऐसे बिहेव करती है। अगर पावर एंगल कर्व ऐसे बिहेव करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन के अंदर जब तक आपका एरिया ऑफ एक्सेलरेशन होता है उस वक्त आपके पास सिर्फ मैकेनिकल इनपुट पावर होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर 0 होती है इन केस ऑफ 3 फेज फॉल्ट एट द बस। क्यों 0 होती है, क्योंकि जब आपका फॉल्ट आया तो उस वक्त आपकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन केस वो क्या हो गई है, 0। तो इस वजह से वो, तो इस अजम्पशन को हमने बनाया, इस अजम्पशन को हमने बेस बनाया, इस एक्चुअली क्राइटेरिया को हमने बेस बनाया, और हमने इसको यहाँ पे आके ले आए इक्वल एरिया क्राइटेरिया। इक्वल एरिया क्राइटेरिया में क्या देख रहे हैं कि आपको पता है कि A1 इज इक्वल टू A2 होता है। A1 जैसा कि हमने पहले देख रखा है कि A1 किसके इक्वल है, P माइनस PE विच इज इक्वल टू, आई मीन P मैक्स P माइनस PE एंड PE यू नो दैट P किसके इक्वल है, P मैक्स साइन डेल्टा के, और जो A2 है वो इक्वल है PE माइनस PM, और PE अगेन P मैक्स साइन डेल्टा माइनस PM के इक्वल है। सो यहाँ पे आपको पता है कि इन केस ऑफ 3 फेज फॉल्ट ये जो आपका PE है ये किसके इक्वल हो जाएगा, PE आपका 0 के इक्वल हो जाएगा इन द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन। एरिया ऑफ एक्सेलरेशन में PE जो है वो 0 हो जाएगा, और वो मैंने आपको अभी बताया कि वो क्यों है, वो क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग जाना शुरू हो जाता है। तो ये PE 0 हो गया। इस PE 0 होने की वजह से जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो रिड्यूस होकर अब बन गया है डेल्टा नॉट डेल्टा सी PM D डेल्टा, और राइट हैंड साइड आपकी वही रही जो पहले थी। अच्छा, इसकी लिमिट्स भी इंटरेस्टिंग है। इनकी जो लिमिट्स हैं वो डेल्टा नॉट से लेके डेल्टा सी से डेल्टा मैक्स, यहाँ पे लिमिट्स हैं। यहाँ पे जो आपको मैंने बना रखा है आपके लिए एक फिगर बनाई हुई है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पावर एंगल कर्व की। अभी मैंने यहाँ पे जो एंगल पुट किया हुआ है उसका लिखा हुआ है डेल्टा 1। सो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है डेल्टा नॉट से डेल्टा सी। सो अभी आप इसको डेल्टा 1 भी लिख सकते हैं, अभी आप इसे डेल्टा 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन आई विल रिप्लेस इट विद डेल्टा सी सून। सही है, तो अभी हम थोड़ी देर के बाद इसको रिप्लेस कर देंगे डेल्टा 1 को डेल्टा सी से। मैंने आपको डेल्टा सी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ आई ओपनर यहाँ पे लिखा था, तो दैट आपको ख्याल आए कि यहाँ पे डेल्टा सी कैसे बन जाएगा बाद में। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि हम इस फिगर को फॉलो कर रहे हैं पावर एंगल कर्व को, तो यहाँ पे डेल्टा 1 है तो लिमिट्स हम डेल्टा 1 के हिसाब से लगाएंगे, डेल्टा 1 टू डेल्टा नॉट टू डेल्टा 1 एंड डेल्टा 1 टू डेल्टा मैक्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे
पुट कर दी वैल्यूज। हमने जब यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो देखिएगा ये डेल्टा सी जो है यहाँ पे डेल्टा 1 बना और ये डेल्टा सी यहाँ पे डेल्टा 1 बना। तो अब जब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट हुई तो आप देखिएगा कि आपके पास हमने इस साइड पे इसकी इंटीग्रेशन ली। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको पता है कि ये पी मैक्स कॉस डेल्टा मैक्स माइनस पी मैक्स कॉस डेल्टा 1 बन गया और ये वाला माइनस पी डेल्टा मैक्स और डेल्टा 1 हो गया। तो आपको पता है कि जो कुछ P जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा पी एम डेल्टा 1 या डेल्टा सी माइनस डेल्टा नॉट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा 1 माइनस डेल्टा नॉट, यहाँ पे डेल्टा 1 आएगा और यहाँ पे डेल्टा मैक्स हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपके पास डेल्टा 1। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे है पी एम डेल्टा 1 माइनस डेल्टा नॉट और राइट हैंड साइड पे आपके पास माइनस पी एम डेल्टा मैक्स प्लस पी एम डेल्टा 1। So Pm delta 1 on the left hand side will cancel out plus Pm delta 1 on the right hand side. So they will be strike off from here. So अब आपके पास क्या बच जाएगा, हमारे पास इसको सिंप्लीफाई कर ये इक्वेशन आ जाएगी cos delta c which is currently equal to cos delta 1 Pm over Pmax delta max minus delta naught cos delta max when we solve this equation for cos delta 1. तो cos डेल्टा 1 के लिए जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम cos डेल्टा 1 इज इक्वल टू पी एम ओवर पी मैक्स डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट प्लस cos डेल्टा मैक्स। सो इफ वी वांट टू हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 सो वी कैन सिंपली टेक एन इनवर्स ऑफ वी विल टेक cos टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड इट विल बिकम इनवर्स ऑफ दैट। सो cos इनवर्स इज इक्वल टू आई मीन दिस वैल्यू इट विल बी इक्वल टू डेल्टा 1। सो दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1। So this is how we get the value of delta 1। यहाँ पे हमने डेल्टा 1 तो कैलकुलेट कर लिया है स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो एप्लीकेशन ऑफ थ्री फेज फॉल्ट है ये इसी वक्त रिलेट कर जाता है डिफरेंट बुक्स में और लेक्चर्स में क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल के साथ, क्योंकि यहीं पे हमें क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल की भी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर कर देनी है। क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल के लिए ये आपके पास एक पावर एंगल कर्व है जो मैंने ड्रॉ कर रखी है और ये दूसरी पावर एंगल कर्व है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैंने ड्रॉ कर रखी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा नॉट तो डेल्टा नॉट है अगर इसके एनालॉगस हम देखें, लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा 1 था उस कर्व में यहाँ पे वो हो गया है डेल्टा सी और डेल्टा मैक्स रहा। सो हमने डेल्टा 1 को डेल्टा सी से रिप्लेस कर दिया और अगर आप ये देखें कि डेल्टा 1 जो था वो इस कर्व के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता था। आई मीन आफ्टर कवरिंग अ स्मॉल डिस्टेंस, after moving with a small distance we actually reaches the delta 1. However in case of delta c we have covered a lot of distance from delta naught to delta c. अब ये डेल्टा 1 कौन सा एंगल होता है स्टूडेंट्स, आपको आज ये बात क्लियर करना है कि डेल्टा 1 एक ऐसा एंगल है कि जो आपकी डिफाइन करता है एरिया ऑफ एक्सेलरेशन। बेसिकली अगर आपका इनिशियल जो पॉइंट होता है जिसपे आपका सिंक्रोनाइजेशन हुई होती है जनरेटर की रोटर फील्ड की मैग्नेटिक सिंक्रोनसली रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो एंगल होता है डेल्टा नॉट। जब आपकी डिस्टर्बेंस आई तो डिस्टर्बेंस आने के बाद जो एंगल आपने अचीव किया डेल्टा 1 जो कि डिफाइन करता है आपका एरिया ऑफ एक्सेलरेशन। ये डेल्टा 1 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी आपका एरिया ऑफ एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होता जाएगा। और डेल्टा 1 की वैल्यू कब ज़्यादा होगी कि जब आपका इनपुट या आपकी डिस्टर्बेंस जो है मैकेनिकल इनपुट वो ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स कि अगर आपकी मैकेनिकल इनपुट डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी तो आपकी जो डेल्टा 1 की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो मैकेनिकल इनपुट पावर की एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कि अगर वो वैल्यू उससे ज़्यादा इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, आपका जो जनरेटर है वो परमानेंट अनस्टेबल हो जाएगा। हमें वो पहले लास्ट क्लास में हमने ये फाइंड आउट किया वो कौन सी वैल्यू ऑफ मैकेनिकल पावर है कि अगर हम उसे कैलकुलेट कर लें तो हमारा जो जनरेटर है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा और अभी अनस्टेबल मोड में नहीं जाएगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, और वो जो मैकेनिकल पावर थी वो डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, एक एंगल के ऊपर, और वो एंगल क्या था, डेल्टा 1। तो ये वो एंगल डेल्टा 1 है जो कि मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था कि ये डेल्टा 1 क्या है, इसको हम आगे लेक्चर्स में जाके फर्दर देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये वो एंगल डेल्टा 1 है जो कि हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। So this basically angle delta 1 defines the amount of mechanical power P max through this equation P max sin delta 1. This angle delta 1 determines that how much mechanical input or disturbance our generator can sustain to remain in the stable state.
तो इसका मतलब है कि ये जो डेल्टा वन है दिस इज क्रिटिकल, तो दिस इज क्रिटिकल। सो अगर इस डेल्टा वन की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका पीएम की वैल्यू बढ़ जाएगी और देयर इज अ हाई चांस कि उससे आपका जो सिस्टम है या आपका जनरेटर वो क्या हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। सो हमें इस डेल्टा वन की भी इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है या फाइंड आउट करनी है कि वो वैल्यू ऑफ डेल्टा वन जिससे पहले पहले या जिस तक आपका जो सिस्टम है या जनरेटर है वो स्टेबल रहे, और ऐसी वैल्यू ऑफ डेल्टा वन अगर हम उससे फर्दर इंक्रीज होती है अगर डेल्टा वन की वैल्यू, तो क्या हो उसके बाद आपका जो पीएम की वैल्यू वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जिससे आपका जनरेटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सो वो वैल्यू ऑफ डेल्टा वन जिसके बाद आपका जनरेटर जो है वो अनस्टेबल हो सकता है, उस वैल्यू ऑफ डेल्टा वन को हम क्या कहते हैं, डेल्टा सी आर क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। सो बेसिकली डेल्टा वन ही आपके लिए एक लेवल पर आके क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल बन जाता है। वो कौन सी वैल्यू ऑफ डेल्टा वन क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल का नाम कहलाती है, वो वैल्यू होती है जिस डेल्टा वन की वैल्यू के बाद आपका जो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन है वो ज्यादा हो जाता है किससे, एरिया ऑफ डिसेलरेशन से। सो यही बात यहाँ पे बताई गई है। ये देखें मैंने यहाँ पे देखें वहां पे वो डेल्टा वन है, यहाँ पे इसलिए वो डेल्टा सी है कि हमने जब डिस्टर्बेंस आई, डिस्टर्बेंस आने के बाद आपका जो जनरेटर है उसने ये एक्सेलरेशन गेन कर ली, जनरेटर ने यहाँ पे एक्सेलरेशन गेन की। अब ये एक्सेलरेशन यहाँ तक गेन हुई, पॉइंट ई तक उसने जनरेटर ने क्या किया, ऑपरेट कर रहा था ए पे, आपका डिस्टर्बेंस आई, उसने जो आपकी एक्सेलरेशन गेन की पॉइंट ई तक, पॉइंट ई से लेके पॉइंट एफ तक वो क्या हो रहा है, डिसलरेट हो रहा है। डिस्टर्बेंस क्या थी आपकी, पीएम थी। डिस्टर्बेंस आप देखें आपकी कितनी थी, पीएम थी। डिस्टर्बेंस पीएम के बाद उसने एक्सेलरेशन गेन की, और एक्सेलरेशन उसने कहाँ से कहाँ गेन की, उसने एक्सेलरेशन गेन की पॉइंट ए से ई तक, आई मीन पॉइंट ई तक वो एक्सेलरेट होता रहा आपका रोटर। ए ई के बाद क्या हुआ, आपका रोटर क्या होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद वो डिसलरेट होना शुरू हो गया, और डिसलरेट होते 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 पॉइंट एफ तक वो डिसलरेट हुआ। जब वो पॉइंट एफ पे पहुंचा तो जब उसने देखा कि इस वक्त मेरी ये पॉइंट एफ पे पहुंचकर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल आपकी वाई एक्सिस पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर होती है, तो पॉइंट एफ पे पहुंचकर उसने देखा कि मेरी इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू क्या है। फिर उसने देखा कि क्या मेरी इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू इस वक्त जो इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू है वो मैकेनिकल इनपुट जो आपका डिस्टर्बेंस आई थी उसके बराबर है, उससे कम है मैकेनिकल इनपुट से, या इट इज more than the mechanical input. So at point F, we realize that our electrical output power is actually equal to our mechanical input power. So अब क्या कि अगर हम इस पॉइंट से फर्दर आगे और यानी कि और एक्सेलरेट करते, अगर हम इस पॉइंट से फर्दर और आगे एक्सेलरेट करते, यानी कि E की बजाय हम एक्सेलरेट कर लेते पॉइंट E डैश तक, और अगर हम ई डैश तक एक्सेलरेट करते तो उसके लिए डिस्टर्बेंस को कहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि अब आपका एक्सेलरेशन एरिया बढ़ रहा है तो डिस्टर्बेंस को भी कहीं यहाँ पे होना चाहिए था, PM1 पे। सो अगर हम यहाँ तक एक्सेलरेट कर रहे हैं तो फिर डिसलरेट करने के लिए भी हमें यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ से हम नीचे जाएंगे, डिसलरेट करेंगे, और हम यहाँ पे कहाँ पहुँच जाएंगे, एफ डैश पे। देन वी विल रियलाइज कि जब हम एफ डैश पे पहुँचे तो हमारा जो अब इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर है वो कम हो गई है किससे, मैकेनिकल इनपुट पावर से। और जब इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर आपकी कम हो जाए मैकेनिकल इनपुट पावर से तो आपका जनरेटर दोबारा क्या करना स्टार्ट कर देता है, एक्सेलरेट। सो एट पॉइंट एफ, अगर आप इस फिगर को देखें, इस पॉइंट पे जो पॉइंट एफ है, इस पॉइंट एफ के ऊपर आपको पता चलता है कि ये एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जिसके ऊपर आपका एरिया ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो एरिया ऑफ डिसलेशन के इक्वल है, और आपका मैकेनिकल इनपुट पावर जो है वो किसके इक्वल हो गया, इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर के बराबर हो गया। और इस पॉइंट पे जो आपने एंगल अचीव किया डेल्टा वन, इस डिस्टर्बेंस की वजह से, पीएम डिस्टर्बेंस की वजह से जो डेल्टा वन एंगल अचीव किया, उस एंगल का नाम हमने क्या रखा, डेल्टा, उस एंगल को हमने डेल्टा सी कहा, और वो आपका क्या बना, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। आई होप कि आपको क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल क्लियर होगा। क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल अभी ये कब हमने कैलकुलेट किया है, किस केस के लिए, जब आपका फॉल्ट था, 3 फेज फॉल्ट था और वो लाइन के सेंडिंग एंड पे था। तो क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल की जो इक्वेशन है वो भी चेंज होती है
डिपेंडिंग अपॉन द कि फॉल्ट आपके लाइन के किस पॉइंट पे। अगर तो लाइन के स्टार्ट में फॉल्ट हो, जैसे कि यहाँ पे है, तो क्रिटिकल क्लियरिंग के एंगल के लिए आपका ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया, डेल्टा सी। नाउ वी विल रिप्लेस एवरीवेयर डेल्टा 1 विद डेल्टा सी, बिकॉज नाउ वी आर बेसिकली saying that we have derived the critical clearing angle. So wherever we have written delta 1, we will replace this with the delta c. So now we have derived the value of critical clearing angle delta c in case of which fault? When the fault, three-phase fault, and the fault is at the sending end of the line. So but if the fault is at any other point in the line, so they, at that time the value or the formula for critical angle will be changed. I hope this critical clearing angle is clear to you. Now we will proceed with the critical clearing time in this case. Okay students, clear. Similarly हम critical clearing time कैलकुलेट कर लेते हैं। और critical clearing time क्या होता है कि आप देखें कि आपने जब मैकेनिकल इनपुट अप्लाई किया और मैकेनिकल इनपुट जो इंक्रीज हुआ था सडन, वो किस वजह से इंक्रीज हुआ था? वो इस वजह से इंक्रीज हुआ था बिकॉज वी हैव अ फॉल्ट और देयर इज सम डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस की वजह से देयर इज एन इंक्रीज इन मैकेनिकल इनपुट। अब जब मैकेनिकल इनपुट इंक्रीज हुआ तो मैकेनिकल इनपुट इंक्रीज होने से क्या होता है, आपको पता है कि उससे उसकी पावर आउटपुट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पावर आउटपुट क्यों बढ़ता है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट? क्योंकि आपका एंगल इंक्रीज करता है, ठीक है ना। अब ये जो एंगल इंक्रीज कर रहा है ये किसी टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे हमने ये कहा कि एक एंगल है जिस एंगल के बाद अगर फर्दर कोई और वो रोटर एंगल जो है वो इंक्रीज होगा तो उससे आपका जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से वो एंगल कितने टाइम में इंक्रीज हो रहा है, वो एंगल कितने टाइम में इंक्रीज हो रहा है, वो टाइम बेसिकली डिफाइन करता है कि ये वो उस टाइम को हम कहते हैं, वो कौन सा टाइम है, वो है क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, कि जिस टाइम से पहले आपके सिस्टम के ऊपर डिस्टर्बेंस खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम पे डिस्टर्बेंस आई और डिस्टर्बेंस आने एक खास, जैसे कि हम कहते हैं ना कि फॉल्ट के लिए दो बातें ज़रूरी होती हैं, एक ये कि एक इंटेंसिटी ऑफ द फॉल्ट कितना है और एक ड्यूरेशन ऑफ द फॉल्ट कितना है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ द फॉल्ट है वो डिफाइन करता है क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल डेल्टा सी, और जो ड्यूरेशन ऑफ द फॉल्ट है कि टाइम कितनी देर के लिए रहा, सो वो आपको डिफाइन करता है जो पैरामीटर, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम और टी। सो एक फॉल्ट के लिए आप हैजर्डस होना दो रीजंस की वजह से हो सकता है। एक उसकी रीज़न ये हो सकती है कि या तो फॉल्ट की इंटेंसिटी ज़्यादा है या वो उसकी टाइम ऑफ अक्रेंस ज़्यादा है। सो अगर एक फॉल्ट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो अगर वो कम टाइम के लिए भी अकर होगा तो वो सिस्टम को अनस्टेबल कर सकता है। लेकिन एक फॉल्ट की जो इंटेंसिटी कम है लेकिन एक वो ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए भी अगर रहेगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सिस्टम को क्या है कि अनस्टेबल कर दे। सो एक वो टाइम जिसके बाद आपका अगर एंगल फर्दर इंक्रीज हो तो आपका सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाएगा, ऐसे टाइम को हम कहते हैं क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। सो फॉर द सेक ऑफ थ्री फेज फॉल्ट अप्लाइड एट द सेंडिंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन और आर सिस्टम, उसी के लिए अगर हम कैलकुलेट करें क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम कि अगर आपका थ्री फेज फॉल्ट आ गया बस के ऊपर तो फिर आपका क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम क्या होगा, कितनी देर में इस फॉल्ट को क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका सिस्टम जो है वो अनस्टेबल ना हो। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूटिलाइजिंग द स्विंग इक्वेशन। एंड अगेन इन द स्विंग इक्वेशन here we have PE is equal to 0 because you know that the fault is on the bus, and in case the fault is on the bus the output power PE is equal to 0 because it is a three phase fault, maximum current, minimum voltage, and ultimately result into power, electrical output power PE is equal to 0. So therefore the swing equation has been reduced to h over pi f naught d square delta by dt square is equal to Pm. Now we will move this h over pi f naught towards this side of the equation, and the right hand side of the equation will become now pi f naught over h Pm, and the left hand side will remain with d square delta over dt square, which is equal to actually angular acceleration, and we are indicating it with the help of angular acceleration sine alpha. So this has become equation number 1. So now we will say that this is our equation number 1. So remember this thing, we will use it in the later steps. So after this we will go with the angular acceleration. First we will, in the first step we will integrate it two times.
first integration, after first integration, this d square delta by dt square will become d delta by dt, and on the left hand side we have alpha t plus there is a constant C1. So now what is the value of this constant C1? So because you know that at the initial operating condition, when the t is equal to 0, at that time there is no relative frequency, or there is no difference in the speed between the angular speed of a generator and rotor speed of the generator and the synchronous velocity of the synchronous field. So there is no difference between both of them. So because there is no difference between both of them, so at the initial condition your change in the speed is equal to 0 and your generator is operating at a synchronous position. So therefore d delta by dt is equal to 0. So assuming d delta by dt is equal to 0 at an initial condition and putting it in this equation, so alpha t plus C1 is equal to 0. At initial condition, if there is no change in speed, it means there is no acceleration, so alpha is also 0. So C1 will become is equal to 0. Now putting this value of C1 in this equation, then d delta by dt will become is equal to d delta by dt is equal to alpha t as C1 is equal to 0. So now we have an equation d delta by dt is equal to alpha t, as we have proved that at initial condition C1 is equal to 0. Now we will again integrate this, and after having integration, second integration, we obtain the angle. So now at this, after this integration, we have the value of angle delta t, which is equal to alpha t. Delta t is equal to, because we have d delta by dt is equal to alpha t, we are integrating this side, it will become delta t, and here we have an integral alpha over alpha t. So the integral will become half alpha t square plus C2. So now we have to find out the value of C2, because for the first integration we are at a step after the acceleration, and after acceleration, after the first integration, we obtain the speed, the change in speed. So at that time we have applied the initial condition at the speed. So now after the second integration we obtained the angle. Now we will apply the initial condition at the angle. So initially the angle is what? Angle is equal to delta naught. At the initial condition t is equal to 0, the speed, change in angle d by delta by dt is equal to what? It was equal to 0, but at initial angle delta is equal to, at initial time delta is equal to delta naught. So now we will say that we will replace delta t with delta naught here in this equation, and because we have at initial t is equal to 0, initial point at t is equal to 0, there is no speed, d delta by dt is equal to 0, resultantly there is no acceleration. So we will put the value of acceleration alpha is equal to 0 here. However, we will replace delta t with delta naught. So delta naught is equal to C2, or C2 is equal to delta naught. So in this equation we will replace C2 with delta naught, and this equation will become now, therefore this equation will become delta t is equal to half alpha t square plus delta naught, and this delta naught is here because it is equal to C2 after performing all these steps. So now we have replaced C2 with delta naught in this equation. So now we will put the value of alpha here in this equation, as we know that alpha is equal to pi f naught over h pm. So we will replace the alpha with pi f naught over hm in this equation, and this equation will become delta t is equal to half pi f naught over h pm t square plus delta naught. So now we will simplify this equation for t square, or for t. So for this we will take this delta naught towards left hand side of the equation. We will divide this variable, coefficient with here on the left hand side. So the equation will simplify just like this: t square is equal to delta t minus delta naught 2h divided by pi f naught over m. Now after having square root on both sides of the equation, we will obtain t is equal to delta t minus delta naught, but here we will replace delta t with delta c, because we know that delta t is basically the delta 1, the change in angle with respect to time, and the change in angle with respect to time, we are basically talking here about critical time. So the critical time we are discussing about the critical angle. So therefore we will replace this delta t with delta c, because now it has become delta c. So now delta t is replaced with delta c minus delta naught 2h over pi f naught over pm. So this is the equation for critical clearing time, to calculate the critical clearing time in case of
any fault. Now we have done this derivation and we have find out the formulas for critical clearing angle and critical clearing time when there is a fault on the bus or at the sending end of the line. There is a three-phase fault on the sending end of the line. There is another scenario where the fault could be at the middle of the line. In this scenario, the fault was at the sending end of the line. Now, case 2, we have case 2, fault at the three-phase fault at middle of the line. Now, when there is a fault at middle of the line, so in this case, the equation PE is equal to EV over X sine delta. In this case, the PE is not equal to 0. Why? Because this is not a bus fault. The fault is not at the bus. Yes, this is a three-phase fault, but there is some current that will move towards the point of the fault. So, because of that movement of the current, and similarly because of that voltage, there will be voltage at the bus. So, therefore, in this case, the electrical output power will not be 0. So, in this case, there will be electrical output power after the occurrence of the fault. So, therefore, if there is an electrical power, then automatically the equation for critical clearing angle, the equation for critical clearing time will be changed, because in both, for calculation of the both critical clearing angle and critical clearing time, when the fault was at the sending end of the line, I mean at the bus, in both of the scenarios, first for the sake of equal area criteria, in the acceleration mode, we have supposed that or assumed that the electrical output power is equal to 0. Why? Because the fault is at the sending end of the line. Similarly, while we were deriving the value of or the formula for critical clearing time, we have said that here in this case also P is equal to 0, again because the fault is at the sending end of the line and the fault is at the bus. So, therefore, P is equal to 0. But right now in this scenario, the fault is not at the bus, the fault is at the line. So, there will be some value of the P at in the case of region of acceleration, and there is also the value of PE when we will consider the swing equation. So, therefore, in these scenarios, I mean when the fault is at the middle of the line, the equations for critical clearing angle and the equation for critical clearing time will not be the same as it is for or it was for when the fault was at the sending end of the line. How that critical clearing angle equation changes, and resultantly it will change the critical clearing time equation. Now I am writing it here. I hope these steps will help you to understand how the critical clearing angle changes with the change in the position of the fault or the point of the fault. Because the fault is at the center of the line, now the PE is not equal to 0. Therefore, in the acceleration region we have PE, and in the deceleration region we have P already there. Then, but now for the acceleration region and in deceleration region, we will write the equation just like this: Pm delta C minus delta naught minus delta naught delta C P2 max sine delta d delta, which is equal to the area of deceleration delta C to delta max
P max sin delta d delta minus Pm delta max minus delta C. So now this is the equation. Fine. We will integrate both sides of this equation, just like we have done when we have discussed the topic application of the fault and the sudden increase in the input. So in that case, we have already derived this thing by integrating and simplifying this equation. So we will do the same thing here. We have an equation, we will integrate just like that and simplify it. So you can refer our that lecture and you can find out that how we have integrated with all the steps and how we have simplified this. But right now, here in this lecture, I am integrating in 2 or 3 steps. So for the sake of the simplicity and understanding. So now integrating both sides of this equation. Minus P2 max. So we have the equation for cos delta C, and cos delta C is equal to this, and delta C can be written as, I mean if we take the inverse of this cos, we will obtain the delta C, the critical clearing angle in this case. So now you can look at this, when we had a fault at the sending end of the line, the equation for critical clearing angle was simplified, it was not too complex, because in that scenario the output power Pe was equal to 0 in the acceleration mode. However, in case of when we have a fault at the center of the line, in this case the Pe is not is equal to 0, there is certain value of Pe. We have solved this equation by assuming the value of Pe here and simplified it and having integration and then solved it for the delta C, and we have ultimately we are with cos delta C is equal to Pm delta max minus delta naught. So look at this, there is a difference between the critical clearing angle equation in case of when there is a fault at the center of the line and where there is a fault at the start of the line. So be careful about this when you are solving the problem, that where is the fault. So if the critical clearing angle is different or the equation for critical clearing angle is different for different type of fault, so therefore ultimately the critical clearing time will also be different, TCR would also be different for the fault when there is a fault at the center of the line. And there are two reasons why it is different. First of all, now
the swing equation will be written, not written just like is equal to Pm. In this case, there will also be Pe, first thing. Secondly, in the last step, we will, the delta C, in the last case, the delta C was for the system when there is a fault on the sending end of the line. But for this case, the delta C will be this one when there is a fault on the center of the line. So I hope this concept is clear to you, that the point of fault also affect the critical clearing angle and the critical clearing time in power system stability. I hope these concepts are clear to you. If there is any question, you can post a comment on this video. I will try to answer each and every question. Thank you very much.